हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो अभी तक रह गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे के सारे वो कवर करते हैं। 23 क्वेश्चन है कुछ, तो हम उनको सब कवर करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और क्या एक्सपेरिमेंटल बेस है वो, या थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन से। वो क्या कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड द मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड ही और शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। इनने क्या करा है कि उनको ना क्या करना था, रिएक्शन मिक्सचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें मिक्सचर में मिलाना था कुछ, लेकिन उनने उसके बजाय क्या किया है, उनने एक फ्लेम पर रख दिया। समझ गए? ठीक है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज हिज मिस्टेक। उनने क्या, अरे अब लगा कि हाँ गलती हो गई है। ठीक। यूजिंग अ पायरोमीटर ही फाउंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क वाज 477 डिग्री सेल्सियस। अब जब उन्हें पता चला कि हाँ गलती हो गई, लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने देखा टेम्परेचर कितना पहुंच गया है, 477 डिग्री सेल्सियस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। अब तुम्हें फ्रैक्शन बताना है एयर का कि कितना जो एयर है वो निकल चुका होगा। तो एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ, अच्छा बताओ, गैस करो कौन सा लॉ है कि जब टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो वैसे क्या बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम की ही बात चल रही होगी। ठीक है, ये कौन सा है, चार्ल्स लॉ बोलता है ना। ये क्या बोलता है चार्ल्स लॉ, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे तुम्हारा वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उनने क्या किया, तुम गिवन देखो, गिवन क्या क्या है। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं उस फ्लास्क का मतलब जो वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, मतलब जब उनने फ्लेम पे नहीं रखा था, जब 27 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, एट 27 डिग्री सेल्सियस की जो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है वो क्या है तुम्हारा, V है, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। तो भाई तब टेम्परेचर क्या था तुम्हारा, टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T1, और है वो कितना टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस। और अभी तक हमने पूरे टेम्परेचर को सेल्सियस में लिया ही नहीं है। जैसे तुमने पहले भी वीडियो देखी होगा, हम उसको क्या कन्वर्ट करते हैं, किसमें, केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, 300 केल्विन ये हो गया। ये सब हो गया हमारा किसका, जब टेम्परेचर उसको 27 पे रखना था, समझ गए, उस रिएक्शन को मिक्स करना था। अब बात करते हैं जब जो रिएक्शन है वो तुम्हारी पहुंच चुकी है किस पे, 477 डिग्री सेल्सियस पर। अब एट 477 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अब वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा V2 फ्लास्क का, क्योंकि क्या होगा, फ्लास्क का वॉल्यूम क्या चेंज तो होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। ठीक, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है तो जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर कहां तक पहुंच चुका है भाई, टेम्परेचर पहुंच चुका है तुम्हारा 477 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस 477, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 750 केल्विन। ठीक है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, क्या मैं इससे वॉल्यूम में जो फर्क आया है, किसके वॉल्यूम में जो क्या आया है, चेंज आया, क्या मैं वो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। यही होता है रिलेशन, यही कहता है ना हमारा। ठीक है, तो V1 पहले क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया है उसको V, अपॉन V2 क्या है, V2 हमें नहीं पता तो हमने V2 ही रखा है उसको, इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, T1 कितना था तुम्हारा 300 केल्विन अपॉन, ठीक है, और तुम्हारा चेंज होने के बाद कितना टेम्परेचर था 750 केल्विन। ठीक है, तो जब तक बताओ यहां पे तुम्हारा आएगा क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2.5। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5V। मतलब जो है तुम्हारा 2 मतलब क्या हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम से, जो V2 तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है वो। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया, इनिशियल माइनस
मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, वो होएगा तुम्हारा फाइनल माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वो कितना आएगा 2.5 V माइनस इनिशियल कितना था V था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5। 1.5 देखो चेंज क्या आया, कितना चेंज आया। देखो सबसे पहले जब वॉल्यूम उसको लेना था 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसका वॉल्यूम मतलब जब रिएक्शन में 27 डिग्री सेल्सियस जब फ्लास्क का वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम एकदम इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ते गया, उसने फ्लेम पे रखा था जो, तो कहां पे पहुंच गया 477 पे, तो चेंज आया होगा वॉल्यूम में। तो कितना चेंज आया, वो कितना चेंज है तुम्हारा 1.5 V। ठीक है, 1.5 उसमें चेंज आ गया है। तो अब ये बताओ जितना चेंज आएगा उतना ही तो गैस निकलेगा बाहर। समझ गए ये बात। एक फ्लास्क है, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा गैस निकलेगा, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो कम गैस निकलेगा ना। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, तो जरा ये बताओ जो तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ गैस है उसको कैसे निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम। समझ गए, फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तुम्हारी फाइनल वॉल्यूम होगी। समझ गए, तो वो कितनी है 2.5। तो चलो निकालते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ गैस, फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम, वो होगा तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब जो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम, तो वो कितना आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा अपॉन 1.5, 2.5 यही होगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या था तुम्हारा 1.5 और आया क्या तुम्हारा 2.5। ठीक है, दोनों क्या है V है, तो ये तुम्हारा क्या है फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आएगा, फ्रैक्शन ऑफ गैस आएगा तुम्हारा 3:5। तो जो गैस है वो 3:5 में एक्सपेल्ड आउट हो चुकी है। समझ गए ये बात, 3:5 आएगा, पॉइंट रिमूव करोगे 5 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3:5। समझ गए बात। ठीक है, तो इस रेशियो में मतलब इस फ्रैक्शन में जो तुम्हारी एयर है, जो तुम्हारी एयर है वो एक्सपेल्ड आउट हो चुकी है। समझ गए ना, समझ गए। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डी मीटर क्यूब एट 3.32 बार। अब तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो कैलकुलेट, तुम्हें टेम्परेचर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन, और हमें जो चीज निकालनी है सबसे पहले ऊपर लिख लो। हमने मान लिया टेम्परेचर को x, ठीक, टेम्परेचर को हमने मान लिया x। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है 4 मोल, तो n इज इक्वल टू 4 तुम्हारे पास गिवन है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये देखो डी मीटर क्यूब, तो 5 डी मीटर क्यूब है ना। उसके बाद तुम्हारे पास क्या गिवन है, प्रेशर, प्रेशर कितना है तुम्हारे पास 3.32 बार। और लास्ट चीज तुम्हें गिवन दी गई है आर की वैल्यू, आर कितना है तुम्हारा 0.083 बार डी मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये तुम्हारे पास पूरी की पूरी गिवन दी हुई है ना, ये पूरी गिवन है। अब ये देखो सबसे पहले तो क्या किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। देखो ये भी तुम्हारा दिया है बार में, और जो आर की वैल्यू है वो भी तुम्हें दी है बार में, वॉल्यूम तुम्हें दिया है डेसीमीटर क्यूब में, तो ये भी तुम्हें दिया है डेसीमीटर क्यूब में, तो तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, और मोल तो तुम्हें गिवन ही है। अब तुम निकालोगे किससे, तुम्हें निकालना है टेम्परेचर, तो हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है nRT, यही होता है पीवी इज इक्वल टू nRT। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को रखो एक साइड x, टेम्परेचर को हमने क्या माना था x, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा पीवी अपॉन nr, पीवी अपॉन nr, यही होगा, टेम्परेचर तो हमें निकाल लेंगे। तो बस वैल्यूज को पुट करते हैं और हम आंसर देखते हैं। देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू p कितना दिया है तुम्हें 1, p कितना दिया है तुम्हें 3.32 इंटू बार में दिया है वो ना, याद रखना। v कितना दिया है तुम्हें, वॉल्यूम तुम्हें दिया है 5 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद n कितना दिया है 4 मोल्स,
लास्ट में, सबसे लास्ट में तुम्हें कितना दिया है, आर कितना दिया है 0.083, 0.083। ठीक, बस अब एक्स को तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 50 केल्विन। केल्विन कैसे आया, क्योंकि सारी की सारी टर्म किस में है, केल्विन में दी है ना। ये देखो, ये तुम्हें पूरा केल्विन में ही तो दिया है, समझ गए बात। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, केल्विन आएगा। मतलब तुम्हारा टेम्परेचर कितना आया, टेम्परेचर ठीक है, कितना आया तुम्हारा ऑफ गैस आया 50 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है तुम्हारा 50 केल्विन, समझ गए। बस वैल्यूज को पुट करना था, सारी की सारी गिवन थी और तुम्हारा आंसर आ गया। बस ये वाली इक्वेशन तो अब सबको ही पता होती है, नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें, एक स्पीसीज को कैलकुलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन, आयन, एटम्स, ये स्पीसीज में ही गिने जाते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है हमारे चैप्टर नंबर 1 में, जरा थोड़ा सा अब याद करो, पीछे के जाओ। क्या होता है कि 1 मोल ऑफ किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर किस चीज की बात चल रही है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा हो गया एक फैक्ट, समझिए, यहां पे ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये है क्या हमारा एवोगाड्रो नंबर, समझ गए बात। चलो अब लेकिन तुम्हें दिया है ये ग्राम की टर्म में और ये है तुम्हारा मोल की टर्म में, तुम अब इसको तो कन्वर्ट करोगे नहीं, समझ गए, कन्वर्ट करोगे सिर्फ इसको। तो आप बताओ, डाई नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस की जरा मोल्स निकाल सकते हैं क्या हम? मोल्स हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होता है, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना हमारा। तो क्या होगा, N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है तुम्हारा 1.4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है भाई 14, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 14 मतलब 28 ग्राम, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम, ये दोनों के दोनों ग्राम में, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 0.05 मोल्स, समझ गए ये बात, ठीक। अब हम इससे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बस पुट कर दो, 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 0.05 मोल्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल, और कौन सी गैस चल रही है इधर जरा बताओ, डाई नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब x को क्रॉस करके जरा वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, समझ के बाद जब इसको कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 3.1 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अब ये क्या आया, ये पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आया अभी, ये गैस के मॉलिक्यूल मतलब N2 गैस, N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इतना समझ गए, ठीक है। अब हमें पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 3.1 है, ठीक है। तो भाई टोटल कितने होंगे, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक नाइट्रोजन के अंदर होते हैं कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 के अंदर कितने होंगे 7 इंटू 2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब भाई ये तो हो गया एक एटम का, मतलब एक मॉलिक्यूल का। तो अब तुम 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 इंटू 3.1 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 4.214 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए बात। तो 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस के अंदर 4.214 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, समझ गए बात, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने हैं, समझ गए, इजी था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखो अब क्या तुम्हारा, हाउ मच टाइम वुड इट टेक
टू डिस्ट्रीब्यूट वन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मतलब एवोगैड्रो नंबर मतलब कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10 की पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा इतने, मतलब इतने ग्रेन्स को, ठीक है, इतने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर 10 की पावर 10 ग्रेन्स जो हैं वो हर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मतलब कि देखो हर सेकंड मतलब 1 सेकंड में एक जो है 1 सेकंड में 10 की पावर 10 जो ग्रेन्स हैं वो करे जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और हमें डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना टाइम लग रहा है हर सेकंड, मतलब कितने ग्रेन जा रहे हैं, तो मैं इधर लिखोगे सेकंड, तो हर सेकंड कितने ग्रेन्स है 10 की पावर 10 ग्रेन्स है। समझ गए बात। अब देखो क्या हुआ, टाइम टेकन पर एवोगैड्रो नंबर और टाइम, समझ रहे हो, टाइम टेकन फॉर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर पर सेकंड। समझ गए बात, तो ये ऐसे हुआ है, समझ गए बात, तो ये तुम्हें लिखना है। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 6.022 इंटू 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 13। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा सेकेंड्स में, तो सेकेंड्स तो बहुत ही ज्यादा है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, ईयर्स में कन्वर्ट करो। सेकंड को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखो, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 13, ये तो सेकंड की बात हो गई। अब डिवाइडेड बाय सेकंड को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो कितने होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं 365। ठीक है, 365 इंटू, ठीक है 365 इंटू हर दिन में कितने घंटे होते हैं 24, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा तुम्हारा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.9 इंटू 10 की पावर 6 ईयर्स। समझ गए बात। देखो इसमें हुआ क्या है, अब देखो ये देखते हैं कि उनने पूछा था कि एक एवोगैड्रो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा जब हर सेकंड जा रहा है 10 की पावर 10 ग्रेन्स क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, हर सेकंड जा रहा है, मतलब तो हमने क्या देखा, हर सेकंड जा रहा था 10 की पावर 10 ग्रेन्स, तो हमें एवोगैड्रो नंबर पर सेकंड कर देंगे हम, तो क्या आएगा टाइम टेकन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो वो आ जाएगा हमारा कितना है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 13। अब हमें सिर्फ कन्वर्ट करना था सेकंड को ईयर में, सेकंड को हमने कन्वर्ट करा है किसमें ईयर्स में, और एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं वो हमने कैसे कन्वर्ट करा, जितने दिन है, ठीक है, जितने घंटे प्रेजेंट है, और हर घंटे में कितने मिनट्स हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड है, तो हमने वैसे कैलकुलेट करा, तो हमारा कितना आया, हमारा आया 1.9 इंटू 10 की पावर 6 ईयर्स। मतलब इतने ईयर्स लग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने में, इतने ग्राम मतलब इतने ग्रेन्स व्हीट के एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 व्हीट ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में 1.ऑलमोस्ट 2 इंटू 10 की पावर 6 ईयर्स लग जाएंगी। समझ गए बात। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। देखो अब ये क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है, कॉन्फिडेंट इन अ वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है। तो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मास ऑफ डाईऑक्सीजन दिया हुआ है, डाईऑक्सीजन मतलब O2 का मास दिया हुआ है कितना 8 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ डाईहाइड्रोजन कितना दिया है हमें, H2 का मास हमें दिया हुआ है 4 ग्राम, है ना। अब तुम्हारे पास और क्या क्या गिवन है, तुम्हारे पास गिवन है वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है कितना 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। टेम्परेचर
टेम्परेचर क्या तुम्हें गिवन है, देखो अच्छे से, टेम्परेचर तुम्हारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लेते हैं, तो 273 प्लस 27 तो कितना होगा ये 300 के, हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद आर की वैल्यू भी गिवन है 0.083 बार, ठीक है, बार डी मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब तक तो ये यूनिट भी पता हो जानी चाहिए। हमारे पास ये सब गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें प्रेशर को निकालना है, तो प्रेशर हमें निकालना है, तो बस वैल्यूज को पुट करेंगे हम। देखो किसमें पुट करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, निकालना है हमें प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय V, ये हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, लेकिन n की वैल्यू नहीं है। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें मोल्स को निकालना पड़ेगा, मोल्स को निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ O2 की बात करते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लगाओ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 8 अपॉन कितना गिवन है, 8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, O2 कितना होगा 16 प्लस 16 मतलब 32, इतनी आएगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 0.25, है ना। अब NH2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन, वही गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन कितना है तुम्हारा 4, मॉलिक्यूलर मास कितना H2 का कितना होगा 2, तो ये कितना आएगा 2। तो अब बात चल रही है मिक्सचर की मास चल रही है, मतलब दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स टोटल मोल्स कितना होगा, N टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, NO2 प्लस NH2, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 2 प्लस 0.25 मतलब कि 2.25, तो ये आ गया हमारा मोल्स। अब वैल्यूज को पुट करेंगे हम और आंसर देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, P इज इक्वल टू N कितना है तुम्हारा 2.25 इंटू R कितना दिया है तुम्हें 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा 300, टेम्परेचर है हमारा 300 अपॉन वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 1, वॉल्यूम है तुम्हारा 1। सारी के सारे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, आंसर P इज इक्वल टू 56.025 बार, प्रेशर कितना है तुम्हारा 56.025 बार, समझ गए, ठीक है। वैल्यूज को पुट करना था, बस वैल्यूज तो पूरी गिवन थी, मोल्स हमें निकालने पड़ते, हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि मिक्सचर की बात चल रही थी ना, मिक्सचर की बात चल रही थी इसलिए हमने उसको ऐड करा, वरना हम ऐड नहीं करते, हम सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर देते, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन हो गया हमारा। 16th वाला देखो अब क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 16th क्वेश्चन कह रहा है पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, ठीक है, एंड द मास ऑफ द बैलून। मतलब सबसे पहले तो यही इक्वेशन बना दी उन्होंने, तो हम लिखते हैं कि पेलोड को कैसे डिफाइन किया है कि डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मतलब कि द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड क्या एयर, लेयर नहीं एयर, माइनस डिफरेंस है ना, माइनस द मास ऑफ बैलून, द मास ऑफ बैलून, यही दिए द मास ऑफ बैलून, है ना। ये तुम्हारे पास गिवन, ये इक्वेशन ही दे दी उन्होंने। अब हम पूरी इक्वेशन पूरी इसी से सॉल्व करेंगे, देखते जाना आप। देखो क्या क्या है, क्या दिया है, कैलकुलेट द पेलोड व्हेन बैलून ऑफ रेडियस, तुम्हें क्या दिया है सबसे पहले देखो, रेडियस कितना दिया है तुम्हें 10 मीटर, है ना। मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम, मतलब कि एक बलून के अंदर मास भी गिवन है कितना 100 kg मास हीलियम से क्या करा है, फिल करके रखा है। एट 1.66 मतलब प्रेशर दे दिया तुम्हें, प्रेशर कितना है 1.66 बार, ठीक। टेम्परेचर कितना दिया तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट करो 273 प्लस 27, तो टेम्परेचर कितना आएगा 300 के, है ना। चलो डेंसिटी ऑफ एयर, अब डेंसिटी दी है तुम्हें एयर की,
एयर की डेंसिटी कितनी दी है 1.2 kg मीटर क्यूब। उसके बाद आर की वैल्यू दी है तुम्हें, आर इज इक्वल टू दिया है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये तो लिख लेना। अब देखो पूरी की पूरी हम इससे ही सॉल्व करेंगे। हमें दिया है द मास ऑफ डिस्प्लेस देयर, मास ऑफ डिस्प्लेस देयर। किसी भी चीज का मास कैसे निकालोगे तुम? मास कैसे निकालते हैं हम? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसमें देखो क्या तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है एयर का? नहीं दिया है ना, वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन ही नहीं है। तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है तुम्हारी 1.2 kg इनवर्स माइनस क्यूब। ठीक है, -3 दिया है मीटर माइनस क्यूब। अब देखो डेंसिटी तो गिवन है, वॉल्यूम नहीं है। अब जो वॉल्यूम है, जो एयर है, वो किसके अंदर भरी गई है? बैलून के अंदर। बैलून हम मानते हैं कौन सा? स्पेरिकल शेप का है, स्पेरिकल शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है तुम्हारा? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए बात? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होता है तुम्हारा क्या? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। चलो ये तो हमें पता है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर हमें दिया है क्या? रेडियस हमें दी हुई है कि नहीं दी हुई है? बताओ। देखो रेडियस व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस कितनी दी है 10, तो यहां पर रख दो 4/3 इंटू 22/7। ये तो पता ही है तुम्हें, 10 की पावर 3। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना जाएगा तुम्हारा? वॉल्यूम आएगा तुम्हारा 4190.5। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा वॉल्यूम। किस में आएगा ये? डी मीटर क्यूब। समझ गए? ठीक है, ये किस में आएगा? डी मीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब में बस आएगा। किस में आएगा ये? मीटर क्यूब। समझ गए? इतना आ गया हमारा वॉल्यूम। अब भाई मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकाल सकते हो तुम? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, डेंसिटी हमको पता ही थी। तो बस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालते हैं हम। देखो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आएगी, क्या होगा तुम्हारा? वॉल्यूम मतलब कितना है? 4190.5 इंटू कितना है तुम्हारा? 1.2। ठीक, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितनी आएगी तुम्हारी? वो आएगी 5028.50। समझ गए? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितनी आई? 5028.50 ग्राम। इतना समझ गए? इतना समझ गए? हमने क्या करा? एक ही इक्वेशन को पकड़ा, द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो मास कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। सबको पता है, बहुत पहले से पता है। वॉल्यूम ऑफ बैलून हमने माना कि स्पेरिकल है, तो क्या हो? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जो हमारे पास गिवन थी, और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर हमारी कितनी आई? 5028.50। समझिए बात? तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई। चलो एक तो आ गई। अब हमें क्या चाहिए? द मास ऑफ बैलून। देखो अब हमको क्या चाहिए भाई? मास ऑफ बलून। ठीक है, यहां तक तो छोड़ो अब तुम, इतना हो गया हमारा। अब द मास ऑफ बलून, क्योंकि दोनों के डिफरेंस से हमारे क्या मिलेगा? हमें पेलोड मिलेगा। तो मास ऑफ बलून कैसे निकालोगे? हमें पास क्या गिवन है? मास ऑफ 100 kg, मतलब बैलून के अंदर 100 kg तो फिल ही है। और क्या फिल है? 100 kg हीलियम फिल है। तो भाई हीलियम का भी तो कुछ मोलर मास होगा ना। ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम क्या होगा भाई? वो निकालना है हमें। मास ऑफ हीलियम क्या होगा? समझ गए? 100 kg बैलून में हीलियम गैस फिल्ड है। ठीक है, लेकिन कितने ग्राम ऑफ हीलियम होगा उसमें? गिवन मास कितना होगा उसका? तो हम वो कैसे निकालेंगे? चलो वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। हम गिवन मास हम निकालते हैं मोल। ठीक है, मोल इज इक्वल टू होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही होता है, यही होता है। अब गिवन मास कैसे निकालोगे? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। ऐसे निकलोगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। क्या तुम्हारे पास मोल गिवन है? मोल गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास आर की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब तो हमारे पास गिवन ही है। वॉल्यूम भी हमारे पास आ चुका है, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। अभी वॉल्यूम कितना है तुम्हारा? 41.90। तो वॉल्यूम भी आ गया। तो अब हम मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? PV इज इक्वल टू nRT, है ना। अब मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा? PV अपॉन RT इज इक्वल टू N। प्रेशर कितना है जरा देखो? प्रेशर है तुम्हारा 1.66 इंटू वॉल्यूम कितना निकाला हमने? 41
4190 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300 डिग्री नहीं 300 केल्विन है ना, तो ये हो जाएगा एन मोल। ठीक, अब एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एन इज इक्वल टू आएगा 279.22 इंटू 10 की पावर 3 मोल। तो ये आ गए तुम्हारे मोल्स, ये आ गया तुम्हारा मोल्स। अब चाहिए तुम्हें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हीलियम किस में प्रेजेंट होगा, LeHe2 में। ठीक है, मतलब 2 एटम प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिक मास 4, सिंपल सी बात है, 2 एटम प्रेजेंट है, एटॉमिक मास 4 है ना। बस वैल्यूज को पुट कर दो, क्या होगा तुम्हारा, ये होगा 279.22 इंटू 4 इज इक्वल टू गिवन मास। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 1116.8 kg। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा 116.8 kg। अब kg क्यों आया भाई, ये 3 था, समझ गए, आएगा तो वो ग्राम में, लेकिन जब तुम्हें ग्राम से kg में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, और जब 1000 हो जाएगा तो ये 1000 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो आएगा तुम्हारा 1116.8 kg। समझ गए बात, इतना समझ गए। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है तुम्हारा 279.22 इंटू 10 की 3 है ना, देखो लिख दे रहा हूं, देखो ये क्या है 279.22 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4, तो इसको कैलकुलेट करोगे, अब ये है ग्राम में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1116.8 kg, ये ग्राम में था तुम्हारा, समझ गए। तो भाई ये आ गया तुम्हारा मास। ठीक, 100 का प्लस कर दोगे इसके साथ तो क्या आएगा तुम्हारा, पूरा का पूरा द मास ऑफ बैलून आ जाएगा, समझ गए बात, तो मास ऑफ बैलून आ जाएगा इसको, तो बस अब मास ऑफ बैलून निकालते क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर देखो मास ऑफ बैलून, मास ऑफ बैलून कितना आएगा तुम्हारा 100 प्लस 100, क्यों, क्योंकि 100 kg फिल थी ऑलरेडी, प्लस कितना आएगा तुम्हारा 1116.8 kg, है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1216.8 kg। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। देखो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा कौन सा था, द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, माइनस हमें क्या निकाला था, द मास ऑफ बलून, तो इसको तुम क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितनी थी हमारी 50.28.58 थी ना, ये निकाली थी हमने, माइनस मास ऑफ बैलून कितना था हमारा 16.88 यही था। बस इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा तुम्हारा 3811.7 ग्राम। मतलब कि जो पेलोड है, ठीक है, जो तुम्हारा पेलोड है, ठीक, क्या है तुम्हारा 3811.7, मतलब 3811.7 ग्राम, ये आया तुम्हारा पेलोड। ठीक है, देखो हमें क्या करना था, कैलकुलेट, पेलोड ही कैलकुलेट करना था, और उनने हमें जो थी क्या इक्वेशन थी वो बनी बनाई थी, क्या दी थी हमें, पेलोड, हमें क्या निकाला, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कैसे निकाला था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम किसका, स्पेयर कार का। द मास ऑफ बैलून, द मास ऑफ बैलून क्या था 100 kg, तो ऑलरेडी उसमें फिल थी, क्या फिल थी, हीलियम गैस थी। अब हीलियम गैस का भी तो कुछ मास होगा ना, थोड़ा तो मास हो गई ना उसका, तो अब उसका मास निकाला हमने, उसका मास कैसे निकाला हमने, मोल से, मोल कैसे निकाला हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। बस रिलेट करते चलो, तो हमें क्या क्या लगा है, सबसे पहले देख लो, एक बार हम इकट्ठा देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा। देखो हमें लगा क्या क्या है, सबसे पहले हमने निकाला है मास, मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया था हमारा, हमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लगा है तो वो तुम देख लेना। उसके बाद हमें क्या लगा है, मास ऑफ हीलियम, तो वो हमने कैसे निकाला, वो हमने कैसे निकाला, मास ऑफ हीलियम कैसे निकाला था हमने, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, और हमने मोल कैसे निकाला, मोल हमने निकाला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है, हमने इससे निकाला, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन थी। ठीक है, तो हमें बस 3 चीजें लगी हैं और हमने पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन देख लिया, समझ गए। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, ठीक। और आर की वैल्यू हमें दी है कितनी, इतनी दी है, समझ गए बात। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे फिर से। सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन, हमारी आदत ही वही है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या होगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कितने, गिवन मास ऑफ CO2 कितना दिया है, 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 31.1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन डिग्री सेल्सियस हमें पसंद नहीं है, तो 273 प्लस 31.1 यही आएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 304 केल्विन, 304.1 केल्विन, ठीक है, 0.1 केल्विन आएगा, है ना। उसके बाद अब तुम्हें क्या दिया है, प्रेशर तुमको गिवन है 1 बार तुम्हें प्रेशर गिवन है, ठीक है। और आर की वैल्यू दी है, आर इज इक्वल टू 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हें गिवन है। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है क्या, द वॉल्यूम, तुम्हें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम मान लेते हैं x, हम किससे निकालेंगे, फिर से उसी से निकालेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, मोल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि मोल हमारे पास है नहीं, R हमारे पास है और T हमारे पास भी है। तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन कितना दिया है, 88.8, 88 नहीं है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, और हर एक का कितना होता है 16, तो 32 कितना आएगा, ये 44 ग्राम, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स कितने आएंगे भाई, मोल्स इज इक्वल टू कितने मोल आएंगे, 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, ये 1 तो 0.2 पॉइंट में है ना, वो 0.2 ग्राम आएंगे तुम्हारे मोल्स। बस मोल्स भी आ चुके हैं, वैल्यूज को हम पुट करेंगे, आंसर लेके आएंगे। वॉल्यूम निकालना है ना, मैं तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। प्रेशर तो ऑलरेडी 1 है, तो बस वैल्यूज को पुट करो, देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये V इज इक्वल टू n कितना दिया है तुम्हें, कितना आया 0.2 इंटू R कितना दिया है 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर है हमारा 304.1 केल्विन, है ना। वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू 5.048, ठीक है। अब ये किस टर्म में आएगा, यूनिट क्या आएगी इसकी, लीटर। लीटर क्यों आई, यहां देख लो एक बार, क्या है ये लीटर, टर्म क्या आएगी, लीटर, समझ गए। तो वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 5.048 लीटर, समझ गए बात। इजी था ना ये, तो इजी था, काफी इजी था। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.9 ग्राम ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर दो पहले ही, ठीक है, ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, एट द सेम प्रेशर, सेम प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, सेम वॉल्यूम की भी बात हो रही है, ठीक। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस। देखो भैया क्या है कि 2.9 ग्राम ऑफ गैस किस पे, इतने डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे कि तुम्हारी डाई हाइड्रोजन भी कर रही है, कब, जब वो 17 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। अब दोनों का प्रेशर एक ही टाइम पे सेम ही है, तो अब तुम्हें मास फाइंड करना है किसका, गैस का मास फाइंड करना है हमें, क्योंकि वो अननोन गैस है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं दोनों का, गिवन, ठीक है, गिवन हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर अननोन गैस, जिसका हमें क्या निकालना है, हमें मोलर मास निकालना है। देखो सबसे पहले गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास हमें मास कितना दिया है 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम। उसके बाद टेम्परेचर कितना है,
टेम्परेचर कितना दिया है 95 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम ये रखेंगे ही नहीं, हमें क्या चाहिए 273 प्लस 95, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 368 केल्विन, ठीक है, 368 केल्विन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इतना तो हमारा आ गया। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है हम वॉल्यूम इसके लिए लिखते हैं क्या VH2, क्योंकि वो सेम ही है किसके जैसा है, डाई हाइड्रोजन जैसा है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम। उसके बाद प्रेशर जो है, प्रेशर भी क्या है तुम्हारा, उसको मान लेते हैं हम P, क्योंकि वो भी सेम ही है। समझ गए बात, इतना तो हो गया। अब ये हो गया फॉर अननोन गैस। अब जरा डाई हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। डाई हाइड्रोजन में क्या आएगा तुम्हारा सब कुछ, देखो मास कितना दिया है उसका, मास दिया है तुम्हें, मास दिया हुआ है 0.184। उसके बाद टेम्परेचर क्या है उसका, टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे हम, मतलब 273 प्लस 17, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 290 केल्विन, 290 केल्विन। वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम भी इसका हम मान लेते हैं VH2 ही है, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, तो या तो मैं इसके इक्वल मान लो या तो इसके इक्वल मान लो, ठीक है। वॉल्यूम चलो हम V ही मान लेते हैं इसका, ठीक है। अब उसके बाद प्रेशर हमने सपोज किया P। जरा दोनों के लिए इक्वेशन लिखना, PV इज इक्वल टू NRT वाली, क्या आएगा PV इज इक्वल टू NRT। दोनों के लिए क्या है, वॉल्यूम सेम है, तो हम वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे। V इज इक्वल टू क्या आएगा, N इंटू R इंटू T अपॉन P, ये होगा, ठीक है। अब बताओ तुम्हें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, अननोन गैस का। तो कैसे निकालोगे तुम, हमें पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बस यहां पे लिख दो V इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू P इंटू R इंटू T। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। क्या आएगा, V इज इक्वल टू पहली वाले के लिए क्या आएगा हमारा, देखो पहली वाले के लिए क्या आएगा हमारा, अननोन गैस के लिए, अननोन गैस UG लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अननोन गैस। अब देखो V इज इक्वल टू गिवन मास कितना है उसका 2.9 इंटू R को नहीं लिखो, T को बस लिखो, क्योंकि सिर्फ T ही चेंज हो रही है। वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 368 केल्विन अपॉन मास हमें निकालना है, तो मास को जैसे के तैसे ही रखते हैं हम। प्रेशर इसका P ही है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम लिखो डाई हाइड्रोजन के लिए, क्या है, वॉल्यूम तो सेम ही है, V इज इक्वल टू, ठीक, सबसे पहले लिखो गिवन मास 0.184 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई इसका 2, डाई हाइड्रोजन का 2 होता है, इनटू प्रेशर इसका P ही है, क्योंकि सिमिलर प्रेशर है, सेम प्रेशर है, P इज इक्वल हो जाएगा R दोनों के लिए सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद T कितना आया था तुम्हारा 290, बस 290 यहां पे लिखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों को कर दो कंपेयर। अब हम बताओ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के मास, दोनों के जो वॉल्यूम है वो सेम है। कंपेयर कर दो तो क्या जाएगा, वो देखो कंपेयर करो, क्या आएगा तुम्हारा 0.184 इंटू R इंटू 290 अपॉन 2 इंटू P इज इक्वल हो जाएगा किसके 2.9 इंटू R इंटू 368 अपॉन M इंटू P, ठीक है। तो P से P कैंसिल, ठीक है, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। तो जरा अब मास की वैल्यू निकालना, क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, M को इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, M को इधर लेके जाओ 2.9 इंटू 2 ना इंटू 368 अपॉन यहां पे नीचे आएगा 0.184 इंटू 290, यही होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो M इज इक्वल टू कितना आएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। समझ गए बात, कितना है तुम्हारा, तो मोलर मास कितना है तुम्हारा 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। समझ गए बात। बस तुम्हें क्या करना था, बस सिर्फ और सिर्फ गिवन पर ध्यान दो
क्या दिया है तुम्हें, सेम वॉल्यूम और प्रेशर भी सेम, समझ गए, सेम वॉल्यूम और प्रेशर भी सेम। या तो तुम प्रेशर की टर्म में कर को निकाल लो, ठीक है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा एट लास्ट में, जैसे प्रेशर यहां पे कैंसिल हुआ है, वो भी कर सकते हो। या फिर तुम जैसे मैंने किया है वॉल्यूम को सिमिलर लेके कंपेयर कर दो लास्ट में, तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। और आर की वैल्यू इसलिए मत पुट करना क्योंकि कंपैरिजन के बाद कांस्टेंट और कांस्टेंट तो कैंसिल हो ही जाने हैं, ठीक है, इसलिए। और ऐसे निकल आएगा हमारा मोलर मास, ठीक है, समझ गए बात। एक अननोन गैस का मोलर मास कितना आया, 40 ग्राम, समझ गए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, मतलब दो मिक्सचर हैं, किसके, डाई हाइड्रोजन मतलब H2 का, और एक है तुम्हारा O2 का। दो मिक्सचर प्रेजेंट है किस पे, एट 1 बार पे, एट 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, एट 1 बार पे, कंटेनिंग 20% बाय वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। 20% वेट है किसका, डाई हाइड्रोजन का, मतलब कि मैं लिख दूं हाइड्रोजन का जो वेट है वो 20% है, ठीक है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है डाई हाइड्रोजन का। तो ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि जो मिक्सचर है वो 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का अगर मिक्सचर है तो क्या होगा, टोटल मिक्सचर हो गया 100 ग्राम का, जिसमें से 20% क्या करके रखा है, 20% कवर करके रखा है कौन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना करके रखा होगा, ऑक्सीजन हमने एज्यूम क्या किया, सबसे पहले तो 100 ग्राम का मिक्सचर है तो ऑक्सीजन कितना करके रखा होगा कंज्यूम, 100 माइनस 20। अगर टोटल में से तुम हाइड्रोजन का पार्ट माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन का जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो मतलब डाई हाइड्रोजन करके रखा था कितना, 20 ग्राम, और ऑक्सीजन मतलब डाई ऑक्सीजन कितना करके रखा है, 80 ग्राम। इतना समझ गए ना। अब हमने ये निकाला क्यों, सबसे पहले तुम्हारे सवाल ये आना चाहिए, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है हमने एक क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, याद आ रहा है तुम्हें, थोड़ा बहुत पता ही नहीं क्या याद आ रहा है। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा है किस किस के बीच में, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। वो क्या होता है, ये जो पार्शियल प्रेशर है वो इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये पढ़ा है हमने। मतलब मैं पार्शियल प्रेशर को अगर पी नॉट लिखूं, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल इनटू कितना तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, मतलब चाई, किसकी बात चल रही इधर, गैस कौन सी हमारी, किसका निकालना है, डाई हाइड्रोजन का, तो चाई H2। समझ गए बात, ये तो हमने रिलेशन पढ़ा ही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है क्या, पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, टोटल प्रेशर हमारे पास है क्योंकि इनने क्या बोला है, 1 बार प्रेशर पर, टोटल प्रेशर तुम्हारा 1 बार हो गया, ठीक है, इनटू अब हमें चाई निकालना है। हम चाई कैसे निकालते हैं, चाई हम कैसे निकालते हैं, एक कंपोनेंट, ठीक है, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं n, मान लो 1 अपॉन n1 प्लस n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ऐसे निकालते हैं ना, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी का जिसका हम निकाल रहे हैं अपॉन टोटल कंपोनेंट, ठीक। अब मोल्स कैसे निकाल, हमें सबसे पहले चाहिए मोल्स, ठीक है, तो हम क्या निकालोगे, मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालोगे तुम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है तुम्हें, इधर देखो गिवन मास है तुम्हारा 20, तो बस रख दो 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो इसका कितना आएगा 10, तो 10 मोल्स आ गया इसका, है ना। उसके बाद अब किसका चाहिए तुम्हें, टोटल कंपोनेंट का चाहिए ना, टोटल मिक्सचर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो अब तुम्हें किसका चाहिए, एक और मोल ऑफ O2 का चाहिए। O2 का कितना दिया है तुम्हारा 80 ग्राम है गिवन मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जरा बताओ, 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.5 ग्राम, 2.5 मोल निकाले ना हमने। बस ये सब आ गया तुम्हारा, ठीक, ये सब आ गया तुम्हारा। अब तुम इससे निकाल सकते हो चाई, तो बस लगा दो 10 अपॉन 10 प्लस 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 12.5, तो ये आ गया तुम्हारा चाई, ठीक।
बस वैल्यूज को पुट करो और पार्शियल प्रेशर देखते हैं कैसे आएगा। देखो अब क्या है तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो पी नॉट हमने सपोज किया था उसको इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस कितना है तुम्हारा 10/12.5 इंटू टोटल प्रेशर कितना था हमारा, 1 बार प्रेशर पे बात कर रहे थे तो 1, ठीक है। तो प्रेशर कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 0.8 बार। बस कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0.8 बार। तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन। जबकि किस मिक्सचर में होगा किसका पार्शियल प्रेशर, जब दोनों के दोनों एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट थे तो डाई हाइड्रोजन का जो प्रेशर आया पार्शियल प्रेशर वो आया तुम्हारा 0.8 बार। समझ गए बात, ठीक है, इजी था। बस मेन जो है तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें मेन पता होना चाहिए, बाकी तो तुम पूरा कर लोगे। समझ गए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर क्वांटिटी पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर और एन बाय एन, ठीक है। पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले P इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, प्रेशर, लिख लो प्रेशर। प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे निकालते हैं। इसके बाद वॉल्यूम, वो क्या है तुम्हारा V, मतलब, और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही होता है। और ये सब क्या है, ये सब के सब मीटर में निकलता है, तो इसका क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब देखो टेम्परेचर तो हमें पता ही है, टेम्परेचर क्या होता है हमारा केल्विन, है ना। उसके बाद हमारा क्या है N इज इक्वल टू होता है मोल्स, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं मोल, है ना। तो चलो अब हम निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब N मीटर -2 लिख सकता हूं मैं इसको। बस अब सारी की सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर -2, ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना होगा, देखो जरा वॉल्यूम कितना है तुम्हारा मीटर क्यूब, LBH होता है मीटर क्यूब, इसका भी क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा स्क्वायर, इनटू टेम्परेचर क्या है तुम्हारा केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा केल्विन, और ये पूरा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा केल्विन स्क्वायर, अपॉन ये क्या है मोल्स, तो यहां पे जाएगा तुम्हारा मोल। बस सबको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा देखो न्यूटन मीटर -2 इंटू मीटर 6 केल्विन स्क्वायर, मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा न्यूटन मीटर 4 की पावर 4 केल्विन स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये हो जाएगी तुम्हारी यूनिट, किसकी यूनिट, इसकी यूनिट। देखो द एसआई यूनिट ऑफ पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू एन मीटर 4 के की पावर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए, ठीक है। बस तुम्हें मेन चीज बस ये पता होना था, प्रेशर पता है, बाकी सारी जो यूनिट्स हैं वो तो बहुत कॉमन है, हम पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई -270 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हमें क्या चार्ल्स लॉ से बताना है कि -270 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्यों है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो ठीक है, देखो -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जितनी भी गैस हैं, ऑल जो गैस हैं वो इसके पहले ही क्या हो जाती हैं लिक्विफाइड, वो हो जाते हैं लिक्विफाई, जिसके कारण जो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं उनका जो वॉल्यूम है वो हो जाता है 0, उनका वॉल्यूम हो जाता है 0। इसलिए हम इसको बोलते हैं द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया। अब एक कारण और है कि देखो जैसे ही 273 डिग्री सेल्सियस पर 270 डिग्री सेल्सियस हम करते हैं तो देखो क्या बोलते हैं चार्ल्स लॉ बोलता है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे
वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। जैसे जैसे हम 273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो तो हो जाता है बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम, मतलब बोल सकते हैं कि वो माइनस में पहुंच जाता है। तो उसी की वजह से अकॉर्डिंग टू द लॉ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी चला जाता है नेगेटिव में, वॉल्यूम भी चला जाता है नेगेटिव में। और जो वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाए, वॉल्यूम कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। ये क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है, वॉल्यूम अगर नेगेटिव में जा रहा है मतलब ये क्या है, ये तो नॉट पॉसिबल है ना। ठीक है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इस डिग्री सेल्सियस पर जब वॉल्यूम नेगेटिव में जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। समझ गए बात। एक चीज तुम ये भी बता सकते हो, और एक चीज क्या है तुम्हारी, जब लिक्विफाइड होती है गैस, ठीक है, और जितनी भी गैस है उसके पहले ही हो जाती है लिक्विफाई, जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाता है पूरा का पूरा जीरो। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है तुम्हारा, जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं, टेम्परेचर हो गया बहुत कम, और हमें पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम क्या चला जाता है, एकदम नेगेटिव में, और वॉल्यूम नेगेटिव में कभी जा ही नहीं सकता। ठीक, वॉल्यूम कैसे नेगेटिव में जाएगा इसके बाद, तो ये जो पॉसिबल ही नहीं है ना ये वॉल्यूम, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। समझ गए बात। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 22। देखो अब क्या कह रहा है हमारा कि 22 क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर, इतना इतना तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ दीज हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड व्हाई। ठीक है, सबसे पहले देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसको हम शो करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर उसको हम शो करते हैं TC से। इसका मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच, ठीक है, ऑल द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब क्या है इसका भाई, कि वो टेम्परेचर जहां पर सारी की सारी गैस जो है वो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाइड हो जाए बाय अप्लाइंग थोड़ा सा भी प्रेशर। समझ गए बात, ये होता है तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है, जितना ज्यादा किसी भी चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतनी ही वो क्या इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर गैस का जितना ज्यादा होगा उतनी इजीली वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, लिक्विडिफाइड हो जाएंगे, वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे लिक्विड में। समझ गए बात। सुनो, और एक और पॉइंट क्या होता है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, उतना ही ज्यादा इंटर पार्टिकुलर फोर्स होते हैं इनके बीच में, या फिर इनको तुम बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है। समझ गए, इंटर पार्टिकुलर फोर्स मतलब अपने ही पार्टिकल्स के बीच में या आपस के पार्टिकल्स के बीच में। इंटर मतलब अलग अलग, इंट्रा मतलब सेम। तो ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा। जब अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, कब होगा स्ट्रॉन्ग, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। समझ गए बात। देखो तो यहां पर गिवन देखें अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ज्यादा है, किससे, मीथेन से। तो मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा किसके बीच में, CO2 का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, मीथेन का, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा। ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर अगर ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, उतनी ही इजीली लिक्विडिफाइड होगी तुम्हारी गैस। समझ गए बात, ये पॉइंट्स को ध्यान रखना। और ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 23 क्वेश्चन। देखो हमारा 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डेर वाल्स पैरामीटर। ठीक है, तो हमें इनके क्या वैन डेर वाल्स जो पैरामीटर है उनके हमें सिग्निफिकेंस बताना है, यूज बताना है कि क्या बताते हैं वो। ठीक है, तो देखो वैन डेर वाल्स पैरामीटर क्या आता है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, और क्या होता है इक्वेशन क्या कहती है, V माइनस NB
इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जिसमें से जो A एंड B है वो क्या है तुम्हारे वंडरवॉल पैरामीटर, या फिर इसको क्या बोलोगे तुम पैरामीटर, या फिर इनको ज्यादातर बोला जाता है कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक, जिसमें से A क्या बताता है, A बताता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में क्या बताता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताता है। और ये क्या बताता है, कितना अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बताता है, कितना अट्रैक्शन है या कितना रिपल्शन है। ठीक, ये क्या बताता है, अट्रैक्शन बताता है, कितना ज्यादा अट्रैक्शन है ये बताता है। अब यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट ये होती है। और ये बात याद रखो कि जितना ज्यादा A की वैल्यू होगी, जितना हाई होगी A की वैल्यू, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। समझ गए ये बात? ठीक है, ये होता है तुम्हारा A का। अब दूसरी बात है B की। B क्या होता है, B बताता है कितना इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, बी क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं कोवॉल्यूम, एंड इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बताता है, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और नॉर्मली जो बी है ना वो 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स टू द गैस मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, 4 टाइम्स टू द गैस मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है, बी की यूनिट होती है, यूनिट फॉर बी इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स। इसकी क्या थी, ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। समझ गए बात? ठीक, ये होता है तुम्हारा A और B। A क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना ज्यादा है उन सब मॉलिक्यूल्स के बीच में, A वो बताता है। जितनी ज्यादा A की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, B क्या बताता है, B को ही हम बोलते हैं क्या, कोवॉल्यूम, या फिर उसको ही बोलते हैं हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक, 2 चीज तो इसका नाम हो गया। उसके बाद वो बताता है क्या, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और नॉर्मली जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, मतलब जो बी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स होती है किसके, टू द गैस मॉलिक्यूल। समझ गए बात? तो ये सिग्निफिकेंस है किसका, पैरामीटर्स, वंडरवॉल पैरामीटर का A और B। समझ गए? ये इक्वेशन से बहुत सारे कैलकुलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को थोड़े ध्यान से याद रखना। ठीक है, समझ गए बात? तो इसी के साथ ये वाला जो वीडियो है हमारा खत्म होता है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आए होंगे। ये सब सारे के सारे किस पे थे, या तो तुम्हें वैल्यूज गिवन थी या तो तुम्हें रिलेशंस पता थे, और पता थे तो साथ साथ तुमने करा होगा तो अच्छी बात है। और उम्मीद है कि आपने खुद से भी करे होंगे वीडियोस को पॉज करके। ठीक, तो चलो अभी मैं मिलता हूं तुमसे आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। और एक बात याद रखना, क्या, लर्नो फ्री है पर बेस्ट है।